नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गोविंद राय गर्ग उर्फ डॉक्टर गोगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी अरिदमिक ड्रग्स। ये जो टॉपिक है अरिदमिया, ये बहुत मुश्किल माना जाता है, माना नहीं जाता ऑब्वियसली है भी। अरिदमिया काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझनी पड़ती है, बहुत सारी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बट लकीली बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता। ना तो सेकंड प्रॉफ में कोई बहुत ज़्यादा पूछता है अरिदमियास के बारे में, ना ही पीजी एंट्रेंस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और इवन एमडी मेडिसिन भी अगर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में नहीं जाता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको ईसीजी देख के अरिदमिया डायग्नोज करना है और फिर दवाई देनी है। ठीक है, तो एंटी अरिदमिक ड्रग हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट हम क्या पढ़ेंगे, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में काम आए, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट शुड आंसर ऑल आर एमसीक्यूज एंड सेकंड प्रॉफ क्वेश्चंस। ओके, तो इसके अलावा जितना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटी रिदमिक ड्रग्स में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, सो व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। हम सबसे पहले कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नॉर्मल समझेंगे, बेसिक चीजें समझेंगे, फिर 4 तरह की एंटी रिदमिक ड्रग्स क्लास 1 2 3 4 करेंगे, और फिर जो बची हुई दवाई हैं वो खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। समझते हैं, सपोज ये एक कोई भी कार्डियक सेल है, या कोई भी सेल होता है, कार्डियक सेल भी वैसा ही होता है। हर एक सेल में एक पंप काम करता रहता है। इस पंप का नाम क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप, और हमें डायरेक्शन पता है, सोडियम बाहर जाता है, पोटाशियम अंदर आता है, ये सबको पता है। तो सोडियम बाहर जा रहा है तो दैट मीन्स सोडियम अकमुलेट आउटसाइड, दैट मीन्स सोडियम इज मोर एक्स्ट्रा सेलुलर। पोटाशियम अंदर आ रहा है मतलब पोटाशियम इज मोर इंट्रासेलुलरली। ठीक है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है, पोटाशियम अंदर ज्यादा होता है, ये ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पंप है इसमें रेशो भी आपको याद होगी। क्या रेशो होती है? 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटाशियम अंदर आते हैं, 3:2 की रेशो है। तो रेशो इक्वल नहीं है, तो उससे क्या होगा, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आए, मतलब बाहर पॉजिटिव ज्यादा गया, तो दैट मीन्स सेल के आउटसाइड के मेम्ब्रेन के आउटसाइड पॉजिटिव होता है, और वी कैन से कि सेल के अंदर नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो ये सेल के अंदर कितनी वोल्टेज है एज कंपेयर टू आउटसाइड, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल? सेल के अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर कितनी वोल्टेज है एज कंपेयर टू आउटसाइड। तो रेस्टिंग स्टेट में इसको जो वोल्टेज होते हैं इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -90 मिली वोल्ट। जब -90 मिली वोल्ट वाली स्टेट है, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मतलब इस नेगेटिव को, माइनस नेगेटिव पोलराइज, अगर ज्यादा नेगेटिव होगी तो ज्यादा पोलराइज, कम नेगेटिव तो कम पोलराइज। पोलराइज मींस -90, बेस लाइन वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये हमें सोडियम पोटाशियम पंप से 2 चीजें पता लगी, एक सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटाशियम अंदर ज्यादा है, और दूसरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड इज नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड। ठीक है, अब क्या होगा अगर सोडियम चैनल खुला तो? व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम चैनल ओपन? सोडियम क्या होगा, ज्यादा से कम कंसंट्रेशन में जाएगा, सो सोडियम इज मोर आउटसाइड, सो विल एंटर इनसाइड। सो व्हेन सोडियम चैनल ओपन, सोडियम विल एंटर। और सोडियम कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, वो कम नेगेटिव हो जाएगा। -90 है, उससे -80, -70, -60 पहुंच जाएगा। नेगेटिव, कम नेगेटिव हो जाएगा। कम नेगेटिव हो जाएगा मतलब मेम्ब्रेन पोलराइज नहीं रही, सो दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। तो अगर आप लगाओगे, सपोज ये -90 मिली वोल्ट है, बेस लाइन है, जो पोलराइज्ड स्टेट है। जब सोडियम चैनल खुला तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर की ओर चला गया, दैट मीन्स -80, -70, +30 तक भी जा सकता है। सो दिस स्टेट इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ये रेस्टिंग स्टेट तो पोलराइज स्टेट थी, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज नहीं रहा, वो पॉजिटिव की तरफ चला गया। सो सोडियम चैनल ओपनिंग कॉज डीपोलराइजेशन। इजी। अगर पोटाशियम चैनल खुलता है तो क्या होगा? पोटाशियम भी हाई से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, बट इसकी हाई कंसंट्रेशन कहां है? अंदर, तो पोटाशियम विल गो आउट। जब पोटाशियम चैनल खुला तो पोटाशियम बाहर जाएगा। पोटाशियम कौन सा चार्ज है? ये भी पॉजिटिव है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑलरेडी -90 था, पोटाशियम चैनल खुलने से और नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा। सो -90 से -100, -110 ये हो जाएगा।
सो दिस इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। तो हमने क्या समझा कि सोडियम चैनल ओपन होने से डीपोलराइजेशन होती है, जबकि पोटेशियम चैनल ओपन होने से हाइपर पोलराइजेशन होती है। ओके, नाउ सपोज पहले डीपोलराइजेशन हो गई, सोडियम चैनल खुल गए, डीपोलराइजेशन हो गई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पहुंच गया +30 पे। अब इस केस में अगर पोटेशियम चैनल खुलेगा तो पोटेशियम कहां जाएगा? मेंबर, पोटेशियम तो अभी भी बाहर जाएगा क्योंकि वो तो अंदर ही जाता है। तो पोटेशियम अगर बाहर गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, तो क्या होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस +30 से ये +20 +10 0 -10 -20 ये वापिस -90 की तरफ आ रहा है, मतलब वापिस पोलराइज स्टेट की तरफ आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन कौन से चैनल से हो रही है? ये भी पोटेशियम चैनल से हो रही है। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि सोडियम चैनल ओपन होने से डीपोलराइजेशन होती है। पोटेशियम चैनल ओपन कब होते हैं ये डिपेंड करता है। अगर वो रेस्टिंग स्टेट पे ओपन होते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन होती है, अगर वो डीपोलराइज स्टेट पे ओपन होता है तो रीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, एट प्रेजेंट हाइपर पोलराइजेशन को हम भूल जाते हैं। तो याद कर लो, सोडियम से डीपोलराइजेशन होती है, पोटेशियम चैनल ओपन होने से रीपोलराइजेशन होती है। ये हमें पहले से ही पता था कि सोडियम डीपोलराइजेशन करता है, पोटेशियम रीपोलराइजेशन करता है। हमारे 5 मिनट वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है कि एक रेस्टिंग स्टेट है, दैट मींस ये है हमारी -90 मिली वोल्ट की, सेल रेस्ट कर रहा है। सबसे पहले खुलते हैं सोडियम चैनल्स। जब सोडियम चैनल खुलेगा तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। सोडियम चैनल खुला, डीपोलराइजेशन हो गई, मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 मिली वोल्ट तक पहुंच गया। इसको कहते हैं हम फेज 0 ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, फेज 0, एंड दिस इज ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल खुला, डीपोलराइजेशन हो गई, ये हमने पढ़ा ही था। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोडियम चैनल सिर्फ इतने टाइम के लिए खुला, 1 मिली सेकेंड के लिए खुला, बट इतना सारा सोडियम एंटर हो गया कि -90 से +30 तक पहुंच गया। सो दैट मींस बहुत सारे सोडियम चैनल्स एक साथ खुलते हैं, दैट लीड टू सडन डीपोलराइजेशन। 1 मिली सेकेंड में इतना हो गया, बट जितनी जल्दी वो खुलते हैं उतनी जल्दी बंद भी हो जाते हैं। मतलब +30 पे पहुंचने के ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। क्लियर? तो सोडियम चैनल खुला, बंद हो गया, पर इतने में सोडियम एंटर कर गया, उससे डीपोलराइजेशन हो गई। क्लियर? अब सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो गए। जब सोडियम चैनल इनएक्टिवेट होते हैं तो पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं। तो जब पोटेशियम चैनल खुलेगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल नीचे आना शुरू हो जाएगा, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाए। इसको कहते हैं फेज 1, फेज 1। और ये किस चैनल की वजह से है? पोटेशियम चैनल की वजह से। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम चैनल यहां से लेके यहां तक खुला है, कितना टाइम, बट फिर भी थोड़ी सी डीपोलराइजेशन हुई है। ये डिफरेंस है सोडियम और पोटेशियम चैनल में। सोडियम चैनल लाखों एक साथ खुल जाते हैं, पोटेशियम चैनल थोड़े थोड़े खुलते हैं। तो पोटेशियम से रिपोलराइजेशन होती है, सोडियम से डीपोलराइजेशन होती है, बट डीपोलराइजेशन फास्ट होती है, रिपोलराइजेशन स्लो होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां तक पोटेशियम चैनल ले आया, बट पोटेशियम चैनल बंद नहीं हुआ, पोटेशियम अभी भी खुला है। बट पोटेशियम के साथ साथ यहां पे एक और चैनल खुल गया, कैल्शियम। सोडियम की तरह कैल्शियम भी सेल के बाहर ज्यादा होता है। तो जब कैल्शियम चैनल खुलेगा तो कैल्शियम एंटर करेगा और क्या करने की कोशिश करेगा? डीपोलराइजेशन, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर आया तो डीपोलराइजेशन होगी। बट पोटेशियम चैनल भी खुला है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है? रीपोलराइजेशन। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, एक अंदर आ रहा है, एक बाहर जा रहा है, दैट मींस नेट इफेक्ट इज 0, कुछ भी नहीं होगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन आ जाएगी ऐसे। इसको कहते हैं हम फेज 2। और फेज 2 क्यों होता है? पोटेशियम और कैल्शियम दोनों चैनल खुले हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज ऑल्सो। प्लेट्यू मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, स्टेबल। अब इस पॉइंट पे आके पोटेशियम चैनल जो है अभी भी खुला है, वो बंद नहीं हुआ, कैल्शियम बंद हो गया। जब कैल्शियम बंद होगा, सिर्फ पोटेशियम खुला, तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन फिर से होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फेज 3। फेज 3 भी पोटेशियम चैनल के खुलने के कारण। और जब ये यहां पे पहुंचता है तो पोटेशियम भी बंद हो जाता है। जब पोटेशियम बंद हो गया तो फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो ये हमारा टोटल एक्शन पोटेंशियल होता है। क्या फेजेस हैं? फेज 0 में सोडियम चैनल खुला, डीपोलराइजेशन। फेज 1 में पोटेशियम चैनल खुला, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई। फेज 2 में पोटेशियम और कैल्शियम दोनों खुले हैं, रिपोलराइजेशन रुक गई। फेज 3 में जब कैल्शियम बंद हुआ, सिर्फ पोटेशियम खुला, तो रिपोलराइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अगर आप ग्रोसली देखो तो सोडियम ने डीपोलराइजेशन करी फेज 0,
फेज 1, 2 और 3 तीनों में पोटाशियम खुला है, पोटाशियम ने रिपोलराइजेशन करनी है, बीच में कैल्शियम ने थोड़ा सा पंगा किया है, बट फाइनली रिपोलराइजेशन काम तो पोटाशियम का ही। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा, सोडियम से डिपोलराइजेशन होती है, पोटाशियम से रिपोलराइजेशन होती है, ये हमें पहले से ही पता था, हमारे 10 मिनट और खराब हो गए। तो सोडियम कॉज डिपोलराइजेशन, पोटाशियम कॉज रिपोलराइजेशन। अब हम देखेंगे इस एक्शन पोटेंशियल पे डिफरेंट दवाइयों का क्या असर होता है। ठीक, तो हम एक्शन पोटेंशियल को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो अगर कोई दवाई सोडियम चैनल ब्लॉकर है, अगर कोई दवाई सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है तो कौन से फेज को इफेक्ट करेगी, पहले ये बताओ। सोडियम चैनल कौन से फेज में खुलता था? सोडियम फेज 0 में। तो दवाई अगर ब्लॉक करते तो फेज 0 को ही इफेक्ट करेगी। हमने बताया कि फेज 0 में क्या हुआ, सोडियम चैनल बहुत सारे खुल गए थे एकदम से। ठीक, तो अगर हमने उनमें से कई सारे सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिए, खुलने नहीं दिए, तो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, डीपोलराइजेशन डिले हो जाएगा। जो डिपोलराइजेशन सडनली हो रहा था उसको होने में टाइम लग जाएगा। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर का इफेक्ट आएगा ये वाला, ये वाला, मतलब दिस इफेक्ट। ये एरो जो है, एरो का क्या मतलब है कि इट विल डिक्रीज द स्लोप ऑफ विच फेज, कौन से फेज की स्लोप कम करेगा? फेज 0। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0। यही चीज आपकी किताबों में क्या लिखी होती है? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स डिक्रीज द डीवी बाई डी टी ऑफ फेज 0। डीवी बाई डी टी से घबराना नहीं है, डीवी बाई डी टी का सिंपल मतलब है स्लोप, ये स्लोप का फॉर्मूला है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर स्लोप को कम करते हैं फेज 0। ओके, अब आते हैं पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, पोटाशियम क्या कर रहा था? रिपोलराइजेशन। ठीक, तो अगर पोटाशियम को ब्लॉक किया तो रिपोलराइजेशन में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो पोटाशियम ब्लॉकर का क्या असर आएगा? ये हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल टाइम है इसको क्या बोलते हैं? इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द एक्शन पोटेंशियल लास्ट। सो इस टाइम को बोलते हैं एपीडी, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। और अगर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर दिया तो एपीडी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स दे इंक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है क्या? कितना टाइम एक्शन पोटेंशियल लास्ट करता है। और एक्शन पोटेंशियल क्या है? इट इज डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन हुई, उसको कहते हैं एपीडी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने बोला जब पोटाशियम चैनल को ब्लॉक किया तो रिपोलराइजेशन में ज्यादा टाइम लग गया, तो ऑब्वियसली एपीडी बढ़ जाए, लॉजिकल। बट क्या सोडियम चैनल ब्लॉकर से एपीडी नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि सोडियम चैनल डिपोलराइजेशन में काम कर रहा है। अगर हमने सोडियम को ब्लॉक किया तो डिपोलराइजेशन भी तो डिले हो रही है। अगर डिपोलराइजेशन डिले हो रही है तो एपीडी तो बढ़ना चाहिए ना। बट नहीं, सोडियम चैनल ब्लॉकर में हम नहीं कहते एपीडी बढ़ा। क्यों नहीं कहते? उसका सिंपल लॉजिक ये है कि डीपोलराइजेशन वाला फेज जो था वो कितने टाइम का था? वो 1 मिली सेकेंड का था। ठीक, और रिपोलराइजेशन होता है बाकी 799 मिली सेकेंड। अगर 0.8 सेकंड की, दैट मीन 800 मिली सेकंड की एक इंपल्स लगाएं तो 1 मिली सेकंड में डिपोलराइजेशन हुआ, बाकी तकरीबन 800 मिली सेकंड में रिपोलराइजेशन हुआ। तो अगर कोई दवाई ने सोडियम चैनल को ब्लॉक किया और डीपोलराइजेशन को डिले कर दिया, मान लो दुगुना टाइम भी लग गया, तिगुना टाइम भी लग गया, तो 1 मिली सेकंड का 2 या 3 मिली सेकंड लगे। रिपोलराइजेशन में तो कोई असर है नहीं, वो तो 799 मिली सेकंड में ही हो जाएगी। तो अगर 3 मिली सेकंड भी हो गया तो 799 प्लस 3 802 मिली सेकंड हो। अब 800 और 802 मिली सेकंड में फर्क थोड़ी पता लगता है। तो दैट मीन सोडियम चैनल ब्लॉकर होने देने से मेनली स्लोप कम होती है, बट ओवरऑल एपीडी से मेजर फर्क नहीं पड़ता। जबकि पोटाशियम चैनल ब्लॉक कर देने से रिपोलराइजेशन डिले हो रही है, रिपोलराइजेशन 799 मिली सेकंड की जगह हो सकता है 1100 मिली सेकंड हो जाए, तो उसके कारण एपीडी बढ़ता है। क्लियर? तो सोडियम चैनल ब्लॉक कर देने से स्लोप कम होती है फेज 0 की, पोटाशियम चैनल ब्लॉक कर देने से एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ जाता है। क्लियर? अब हम इस कॉन्सेप्ट को, इस चीज को ईसीजी से कंपेयर करते हैं पहले। चलो उसको कंपेयर करने से पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। अगर पोटाशियम चैनल ओपनर देंगे तो क्या होगा? पोटाशियम चैनल ओपनर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो पोटाशियम चैनल ओपनर्स विल डिक्रीज द स्लोप ऑफ फेज 0। सॉरी, पोटाशियम चैनल ओपनर्स दे विल डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। सो क्विकली रिवाइजिंग, सोडियम चैनल ब्लॉक कर देने से फेज 0 की स्लोप कम हो गई, पोटाशियम चैनल ब्लॉक कर देने से एपीडी बढ़ गया, पोटाशियम चैनल ओपनर देने से एपीडी कम हो गया। ठीक, अब हम क्विकली इसको कंपेयर करते हैं ईसीजी से। ईसीजी में मेन वेव्स क्या होती हैं? एक पी वेव होती है,
फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, फिर टी वेव होती है, यही होता है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। नाउ व्हाट डज पी वेव सिग्निफाइज? पी वेव का क्या मतलब होता है? इट टेल्स अबाउट एट्रियल डीपोलराइजेशन, सबको पता है। क्यूआरएस क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी क्या बताता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यही होता है। तो ध्यान से देखो, एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुआ। अब इसका क्या मतलब है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ बट रीपोलराइजेशन होता ही नहीं है? ऑब्वियसली होता होगा। तो अगर एट्रियल रीपोलराइजेशन होता है तो वो हमने दिखाया क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो वेव है वो क्यूआरएस के पीछे छिप जाती है, नहीं दिखाती, समझ ही नहीं आती, नजर नहीं आती। तो अगर नजर नहीं आती तो छोड़ दो ना। एट्रियम में हमें डीपोलराइजेशन आ रही है, रिपोलराइजेशन नजर नहीं आ रही, तो एट्रियम को छोड़ दो। वेंट्रिकल में तो दोनों नजर आ रही है, डीपोलराइजेशन भी रिपोलराइजेशन भी। तो अगर हम क्यू के स्टार्ट से स्टार्ट करें यहां से, दैट मीन्स एट्रियल सॉरी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का स्टार्ट हो गया, क्यूआरएस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और अगर टी के एंड पे खत्म करें यहां, तो इस टोटल टाइम को हम कहते हैं क्यू टी इंटरवल, क्यू टी इंटरवल। तो क्यू टी इंटरवल क्या है? क्यू टी इंटरवल क्या है? डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस इज डीपोलराइजेशन और टी इज रिपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन, दैट टोटल इज कॉल्ड एज क्यू टी इंटरवल। और यही चीज एक्शन पोटेंशियल में क्या थी? डीपोलराइजेशन प्लस रिपोलराइजेशन वाज एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। सो हम सेफली कह सकते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है दैट विल डिटरमिन द क्यूटी इंटरवल। अगर कोई दवाई एपीडी बढ़ा रही है तो वो क्यूटी इंटरवल बढ़ा दे, लॉजिकल है। तो हमने पढ़ा था पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जो हैं वो एपीडी बढ़ाते हैं। सो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर देने से क्यूटी इंटरवल ईसीजी में बढ़ जाएगा। ओके। और अगर ईसीजी में क्यूटी इंटरवल बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक अरिदमिया हो जाएगा। उस अरिदमिया को कहते हैं टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज। तो टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज इज एन अरिदमिया विच इज सीन एज लॉन्ग क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी। ठीक। तो कौन सी दवाइयां करेंगी टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज? यस, इट इज पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो अगर इतना बेसिक समझ आ गया तो अब हम दवाइयां पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स है उसकी क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने करी जिसका नाम था वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन। वॉगन विलियम्स क्लासिफिकेशन। इस साइंटिस्ट के हिसाब से एंटी अरिथमिक ड्रग्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लास 1, 2, 3, 4, और फिर बाद में हमने एक क्लास और ऐड कर दी, क्लास 5। ठीक। अब किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? बेसिस था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब एक दवाई के ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन्होंने क्लासिफाई कैसे किया? जो मेन मैकेनिज्म है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपको याद करना है। क्लास 1 का मेन मैकेनिज्म है सोडियम ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 2 आर बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 आर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 4 आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और जो हमने बाद में ऐड की थी बाकी सारी दवाइयां हमने उस क्लास 5 में डाल दी जिनके मेन मैकेनिज्म ऊपर वाले 4 नहीं थे। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, कारण नहीं है ये। कैसे याद करें, सीक्वेंस कैसे याद करें? आप ये देखो, ये एक सेल है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका स्टोरेज होता है? कैल्शियम का। सेल की सरफेस के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, वी नो बीटा रिसेप्टर तो मेम्ब्रेन्स पे होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सोडियम सेल के बाहर ज्यादा होता है, पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, ये आपको सब पता है। तो अब एंटी एरिथमिक ड्रग्स को याद कैसे करोगे? सब बाहर से लेके अंदर तक चलेंगे। सबसे बाहर सोडियम है, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास 1 हो गए। उसके बाद बीटा है, बीटा ब्लॉकर क्लास 2 हो गए। उसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम ब्लॉकर क्लास 3 हो गए। और सबसे अंदर कैल्शियम है तो कैल्शियम ब्लॉकर क्लास 4 हो गए। और बाकी बची क्लास 5 हो गई। तो सोडियम, बीटा, पोटाशियम, कैल्शियम एंड रिमेनिंग ड्रग्स, इस सीक्वेंस में याद करना। ओके, तो अब हम इन दवाइयों को एक एक करके पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग विद क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एक नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है, क्लास 1 ड्रग्स का क्या इफेक्ट होगा? सोडियम चैनल ब्लॉक देंगे तो क्या करेंगे? स्लोप कम होगा, फेज 0 का स्लोप कम होगा। तो क्लास 1 ड्रग्स का ये वाला इफेक्ट होगा। सो ऑल क्लास 1 ड्रग्स दे प्रोड्यूस डिक्रीज इन स्लोप ऑफ
फेज 0। ठीक है, अब क्लास 1 ड्रग्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। नंबर 1 तो है ही, 1 है मतलब ये सोडियम चैनल ब्लॉकर तो तीनों है, सोडियम चैनल को तीनों ब्लॉक करते हैं, 1AB, 1BB और 1CB। सोडियम चैनल को ब्लॉक किया तो मतलब फेज 0 की स्लोप तो कम हो ही गई। बट अब हमने इनको ए, बी और सी में कैसे डिवाइड किया? ए, बी और सी में डिवाइड करने का क्या तरीका है कि ये पोटाशियम चैनल पे क्या करते हैं। पोटाशियम चैनल पे 3 चीजें हो सकती हैं ऑब्वियसली, या तो वो ब्लॉक करें, या ओपन करें, और या कुछ ना करें। तो यही 3 क्लासेस हैं। 1A जो है वो पोटाशियम चैनल भी ब्लॉक करती, 1B जो है वो पोटाशियम चैनल को ओपन करती, और 1C कुछ भी नहीं करती, वो सिर्फ सोडियम ब्लॉक करती। तो 1A आर सोडियम ब्लॉकर प्लस पोटाशियम ब्लॉकर, 1B आर सोडियम ब्लॉकर प्लस पोटाशियम ओपनर, एंड 1C आर ओनली सोडियम ब्लॉकर। क्लियर? तो अगर एक्शन पोटेंशियल में देखेंगे तो 1A का क्या आएगा? 1A 1 सारा सेम है, A मतलब पोटाशियम ब्लॉकर, पोटाशियम ब्लॉक करने से क्या होगा? APD बढ़ जाएगी, ये 1A हो गए। B का क्या मतलब है? पोटाशियम ओपनर, ओपनर मतलब APD कम हो जाएगा, तो ये 1B हो गई। और 1C का क्या मतलब है? पोटाशियम पे कुछ भी नहीं है, पोटाशियम पे कुछ भी नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल पे भी कुछ नहीं असर होगा, सेम रहेगा, तो ये 1C हो गया। तो 1A APD बढ़ा रहे हैं, B कम कर रहे हैं, और C कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग है, कौन सी क्लास की एंटी एरिथमिक ड्रग है जिससे टॉर्साइडेज डीपॉइंटिस होगा या क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, तो क्या आंसर होगा? जो भी एक्शन पोटेंशियल बढ़ाता है वही करेगा। सो द आंसर इज 1A ड्रग्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लास 1A, B और C में ड्रग्स कौन सी आती? क्लास 1A ड्रग्स आर क्विनिडिन एंड प्रोकेनअमाइड। Class 1B drugs are lignocaine, phenytoin and tokenite. Whereas class 1C drugs are encainite and flecainite. ठीक है, तो इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद कैसे करें। तो इनको याद करना बड़ा आसान है। तो आप कैसे देख सकते हो, 1A के नाम में A लिखा है, मतलब ये A कैटेगरी के लोग हैं। A कैटेगरी के लोग मतलब हाई फाई लोग हैं। हाई फाई लोगों में कौन आते हैं? क्वीन आती, क्वीन हाई फाई है, मतलब क्विनिडिन 1A है। प्रिंस भी हाई फाई होता है ना, PR मतलब प्रिंस। तो क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड आर 1A कैटेगरी। ठीक, तो 1A कैटेगरी है क्विनिडिन एंड प्रोकेनामाइड। मेंबर ये सोडियम और पोटाशियम दोनों को ब्लॉक करते हैं। अगर पोटाशियम ब्लॉक करते हैं तो मतलब ECG में क्या होगा? QT इंटरवल बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए विच एंटी एरिथमिक ड्रग कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन, आंसर विल बी क्विनिडिन और प्रोकेनामाइड। आप कैसे याद करोगे कि जो हाई फाई लोग हैं, क्वीन है, प्रिंस है, वही तो क्यूट होंगे ना। QT इंटरवल मतलब क्यूट, QT। तो हाई फाई लोग ही तो क्यूट होंगे, हम जैसे लोग थोड़ी होंगे। तो QT इंटरवल बढ़ाते हैं क्विनिडिन और प्रोकेनामाइड, हाई फाई लोग। ओके, अब आते हैं हम 1B पे। 1B में हमारे पास है लिग्नोकेन, फेनिटोइन और टोकेनाइड। आप कैसे याद करोगे? इनके नाम में B आता है, मतलब ये B कैटेगरी के लोग हैं। B कैटेगरी के लोग मतलब जो A कैटेगरी वाले लोगों की सेवा करने के लिए बने, जो रानी की, राजा की सेवा करते हैं। जैसे लिग्नोकेन जो है वो लेग्स दबाता है, राजा के टांगे दबाने के काम आता है। फेनिटोइन जो है वो राजा को फैन देता है। पुराने जमाने की बात है, राजा रानी तो तभी होते थे ना ज़्यादा, तो तब AC तो होते नहीं थे, तो राजा को फैन देना पड़ता था, वो फेनिटोइन देता है। और टोकेनाइट जो है वो टोपी पहनाता है, राजा को मुकुट पहनाने के काम आता है। तो बेसिकली जो राजा की सेवा करने के लिए बने हैं वो B कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, तो बाकी जो दवाइयां बचेगी वो C कैटेगरी की है, 1C। नाउ स्पेशल पॉइंट अबाउट 1B ड्रग्स टू रिमेंबर, क्लास 1B ड्रग्स आर यूज्ड ओनली फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमिया। जो 1B दवाइयां हैं वो सिर्फ वेंट्रिकुलर अरिथमिया में काम करेंगे और किसी में नहीं करेंगी। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि लिग्नोकेन कैन बी यूज्ड इन ऑल द अरिथमियाज एक्सेप्ट। तो इसमें आपको याद करने नहीं बैठ जाना कि इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, ऐसे नहीं याद करना। आपको क्या देखना है? वेंट्रिकुलर लिखा है तो करेंगे, अगर वेंट्रिकुलर नहीं लिखा तो नहीं करेंगे। जैसे ऑप्शंस हैं, सपोज लिग्नोकेन इज इफेक्टिव इन ऑल अरिथमियाज एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट, वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। तो इजी है ना, तो आंसर विल बी सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया।
तो ये सुप्रा वेंट्रिकुलर या एट्रियल अरिथमिया में काम नहीं करेंगे, सिर्फ वेंट्रिकुलर में काम करेंगे। सो दैट इज अबाउट क्लास 1B ड्रग्स। ओके, एंड 1C ड्रग्स दे आर यूज्ड मेनली फॉर WPW सिंड्रोम, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जिसमें एक अबरेंट पाथवे बन जाता है ना, साइडवे पाथवे, जिससे अरिथमियाज हो सकते हैं, उनमें यूज करते हैं 1C। बट व्हाट इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ WPW सिंड्रोम? यस, लेजर अब्लेशन ऑफ अबरेंट पाथवे। जो एक्स्ट्रा पाथवे बन गया उसको लेजर से हटा दो, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो वही है, बट दवाइयां हम यूज कर सकते हैं टेम्परेरीली। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट क्लास 1 ड्रग्स। ओके, अब आते हैं क्लास 2 पे। क्लास 2 में कौन सी दवाइयां थी? यस, बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स थे। अब बीटा 1 क्या करता है? हार्ट को स्टिमुलेट करता है। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? हार्ट को डिप्रेस करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर कौन से अरिथमिया में देंगे? जब हमें हार्ट को डिप्रेस करना है, दैट मीन्स टैकीकार्डियाज में। सो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन टैकी अरिथमियाज, चाहे वो एट्रियल हो चाहे वो वेंट्रिकुलर हो। जैसे चाहे वो एट्रियल टैकीकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, एट्रियल फ्लटर है, वेंट्रिकुलर फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। सो बेसिकली जब भी हार्ट ओवर एक्टिव है तो बीटा ब्लॉकर काम करेंगे। क्लियर? बाकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ी ली है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तब हम आते हैं क्लास 3 ड्रग्स पे। क्लास 3, क्लास 3 है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अगर हम एक्शन पोटेंशियल में देखें, अगर ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है तो क्लास 3 का क्या इफेक्ट होगा? क्लास 3 का इफेक्ट ये होगा, पोटाशियम ब्लॉकर तो ये करेंगे क्लास 3। अब ये वाला जो ग्राफ है ये क्लास 1A से कैसे डिफरेंट है? वो भी तो ये कर रहे थे। नहीं, 1A वाले ये भी कर रहे थे, याद है? 1A वालों में सोडियम ब्लॉक करते तो स्लोप भी तो कम कर रहे थे, स्लोप भी कम कर रहे हैं, एपीडी भी बढ़ा रहे हैं, बट क्लास 3 वाले सिर्फ एपीडी बढ़ाएंगे, स्लोप कम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लास 3 वाले सिर्फ एपीडी बढ़ाएंगे। बट अगर एपीडी बढ़ गया तो ईसीजी में क्या आएगा? क्यूटी बढ़ जाएगा, तो दे कैन कॉज QT प्रोलॉन्गेशन। सो विच ग्रुप ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स कॉज QT प्रोलॉन्गेशन? यस, 1A भी करेंगे और 3 भी करेंगे। ओके, तो अब आते हैं दवाइयां। क्लास 3 में कौन सी दवाइयां आती हैं? यू कैन रिमेंबर देम इजीली, नाम है बिंदास ड्रग्स। क्लास 3 ड्रग्स आर बिंदास ड्रग्स। ठीक है, बी से ब्रेटिलियम, आई से आई ब्यूटीलाइट, एन से नो ड्रग, डी से डॉफेटिलाइट, और एक और नई दवाई है ड्रोनेडेरॉन, ए से अमियोडेरॉन और एस से सोटालोल। तो इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर क्लास 3 आर रिमेंबर्ड एज बिंदास ड्रग्स: ब्रेटिलियम, आईब्यूटिलाइट, डॉफेटिलाइट, ड्रोनेडेरॉन, अमियोडेरॉन एंड सोटालोल। ठीक, तो इनके काम की चीजें पढ़ लेते हैं। ब्रेटिलियम जो है आजकल तो नहीं यूज करते, पहले इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज करते थे, फिब्रिलेशन को खत्म करने के लिए। तो इसको यार बोला जाता है फार्माकोलॉजिकल डीफिब्रिलेटर, फार्माकोलॉजिकल डीफिब्रिलेटर। ब्रेटिलियम इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल डीफिब्रिलेटर। ओके, आईब्यूटिलाइट और डॉफेटिलाइट जो दो दवाइयां हैं ये एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में दो तरह की दवाइयां यूज होती हैं। पहला, वो दवाइयां जो वेंट्रिकुलर रेट को रोकें, वेंट्रिकुलर रेट ना बढ़ने दे। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि एट्रियम बीट करता है 500 पे तो करता रहे, बट वेंट्रिकल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर रेट बढ़ गया तो वो पंप नहीं कर पाएगा। तो ज्यादातर दवाइयां वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल करने के लिए यूज होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर हम वो भी पढ़ेंगे डिजॉक्सिन। ये सारी वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल करती हैं। बट दूसरी दवाइयां वो हैं जो कि एट्रियल रेट को कंट्रोल करें, दैट मींस कन्वर्ट देम इनटू नॉर्मल साइनस रिदम। जो एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है उसको नॉर्मल साइनस रिदम में कन्वर्ट करने वाली दवाइयां वो हैं हमारी आईब्यूटिलाइट और डॉफेटिलाइट। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल के लिए हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स वगैरह, बट नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करने के लिए आईब्यूटिलाइट, डॉफेटिलाइट वगैरह यूज होती है। देन मूविंग टू सोटालोल। अगर इसका नाम आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसका नाम खत्म होता है लोल में, और लोल वालियां कौन सी दवाइयां हैं? यस, बीटा ब्लॉकर। तो सोटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर। बट अगर आपको ध्यान हो तो बीटा ब्लॉकर की तो हमारे पास अलग से कैटेगरी क्लास 2। जब बीटा ब्लॉकर के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है हमने, तो फिर सोटालोल को यहां क्यों घुसा दिया?
क्यों? क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर तो है, बट एंटी अरिदमिक जो एक्शन है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकेड के कारण है। मेन मैकेनिज्म अरिदमिया में पोटेशियम चैनल ब्लॉकेड है। तो सोटालोल इज अ बीटा ब्लॉकर बट ऑल्सो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी दवाई की क्लास 2 और क्लास 3 दोनों प्रॉपर्टीज हैं, देन आंसर विल बी सोटालोल, क्योंकि बीटा ब्लॉकर तो ये है ही, पर साथ के साथ ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी है। ओके, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दवाई अमियोडरोन के बारे में। अमियोडरोन, क्या खास बातें हैं अमियोडरोन में? सबसे खास बात यह है कि इट इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी अरिथमिक ड्रग। अमियोडरोन की जो हाफ लाइफ है वो 3 हफ्ते से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग है। सो अमियोडरोन इज अ वेरी लॉन्ग एक्टिंग एंटी अरिथमिक ड्रग। ठीक, सेकेंड, अमियोडरोन के सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। सारे मैकेनिज्म मतलब इसका क्लास 1 का भी मैकेनिज्म है, क्लास 2 भी, क्लास 3 भी, क्लास 4 भी। क्या मतलब है इसका? कि ये सोडियम चैनल भी ब्लॉक करता है, ये बीटा रिसेप्टर्स भी ब्लॉक करता है, ये पोटेशियम चैनल भी ब्लॉक करता है, और ये कैल्शियम चैनल भी ब्लॉक करता है। चारों मैकेनिज्म है। इसमें सबसे मेन पोटेशियम चैनल ब्लॉकेड है, इसलिए अमियोडरोन को क्लास 3 में रखा है। बट अमियोडरोन सारे चैनल्स ब्लॉक करता है, तो अगर ये सारा कुछ करता है तो मतलब इसको हम ऑलमोस्ट किसी भी अरिथमिया में दे सकते हैं। सो अमियोडरोन कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट एनी अरिथमिया। बट क्वेश्चन ये है किस अरिथमिया में नहीं देंगे, किस में नहीं देंगे? यस, टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस। रिमेंबर, अमियोडरोन खुद पोटेशियम ब्लॉकर है तो एपीडी बढ़ाएगा, तो टॉर्साइडिस को कैसे ठीक करे? तो टॉर्साइडिस डिपॉइंटिस या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन को छोड़ के बाकी किसी भी अरिथमिया में दे सकते हैं। दूसरी बात, ये बीटा ब्लॉकर है, बट हमने तो बोला था कि बीटा ब्लॉकर का नाम लोल में खत्म होता, इसका नाम तो लोल में खत्म नहीं होता, फिर ये बीटा ब्लॉकर कैसे हुआ? अमियोडरोन में खास बात यह है कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा ब्लॉकर है, नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा ब्लॉकर। बाकी सारे बीटा ब्लॉकर जो होते हैं जो लोल में खत्म होते हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये लोल में इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि ये नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा ब्लॉकर। ठीक, तो अमियोडरोन के सारे मैकेनिज्म लॉन्ग एक्टिंग है, सारे मैकेनिज्म है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं अमियोडरोन के साइड इफेक्ट्स। अमियोडरोन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। और इसको याद कैसे करेंगे? दी पेरिफेरी ऑफ माई लंग, लिवर एंड कॉर्निया इज फोटोसेंसिटिव। दी पेरिफेरी ऑफ माई लंग, लिवर एंड कॉर्निया इज फोटोसेंसिटिव। तो TH क्या है? TH मतलब थायराइड। थायराइड, अमियोडरोन क्या करता है थायराइड में? हाइपर करता है या हाइपो करता है? वेरी गुड, कोई भी कर सकता है। किसी में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, किसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों करता है? क्योंकि अगर आप इसका नाम देखोगे, क्या नाम है? अमियोडरोन। अमियोडरोन अगर नाम ध्यान से देखोगे तो इसके नाम में ही आयोड आ गया, मतलब इसके अंदर आयोडीन है। और अगर आयोडीन है तो थायराइड हार्मोन तो अफेक्ट होंगे, अगर आयोडीन है तो थायराइड हार्मोन बन जाएंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। बट अगर एक्सेसिव आयोडीन होता है तो वो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है। रिमेंबर, एक्सेसिव आयोडीन इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, तो हाइपो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कितनी आयोडीन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाउ मच आयोडीन इज प्रेजेंट इन अमियोडरोन? इसको कैसे याद करोगे कि मार्केट में अमियोडरोन की 200 mg की टैबलेट आती है, उस 200 mg की टैबलेट में 75 mg सिर्फ आयोडीन है। दैट मीन्स 75 mg अगर 200 में है तो कितना परसेंट हो गया? दैट मीन्स 37.5% हो गया। इतना एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो कि 40% के आसपास आयोडीन है। एग्जाम में क्वेश्चन होता है हाउ मच परसेंटेज आयोडीन इज प्रेजेंट इन अमियोडरोन? 20, 40, 60, 80, तो 40% के आसपास आयोडीन है। तो इतनी सारी आयोडीन है, इसलिए थायराइड को अफेक्ट करता है। ओके, तो फिर हमने क्या किया? हमने एक दवाई बनाई जिसमें बाकी सब कुछ सेम था बट आयोडीन हटा दी, अमियोडरोन विदाउट आयोडीन बना दी। उस दवाई का नाम है ड्रोनेडारोन। सो ड्रोनेडारोन, यू कैन रिमेंबर, इट इज नथिंग बट लाइक अमियोडरोन, एवरीथिंग इज लाइक अमियोडरोन, बट ओनली डिफरेंस इज ड्रोनेडारोन डू नॉट कंटेन आयोडीन। तो ये थायराइड को अफेक्ट नहीं करेगा, ये थायराइड को अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी सब सेम। ओके, दूसरी दवाई, दूसरा एक्शन है साइड इफेक्ट पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब पेरिफेरल न्यूरोपैथी।
अमियोड्रोन से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। माई मतलब मायोकार्डियल डिप्रेशन, मतलब ये हार्ट को डिप्रेस करेगा, नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, वो तो होना ही है क्योंकि सारे चैनल ब्लॉक करे जा रहा है। तो सोडियम ब्लॉकर भी है, कैल्शियम ब्लॉकर भी है, बीटा ब्लॉकर भी है। तो जब इतने सारे स्टिमुलेटरी वाली चीजें ब्लॉक करेगा तो कार्डियक डिप्रेशन होने के चांस हैं। देन लंग फाइब्रोसिस, अमियोड्रोन कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस कर सकता है। नेक्स्ट इज लिवर, ये लिवर को अफेक्ट करता है, लिवर डैमेज करता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, तो अमियोड्रोन कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। कॉर्निया में डिपॉजिट हो जाता है, अमियोड्रोन हैज कॉर्नियल डिपॉजिट्स, कॉर्निया में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और इट कैन कॉज फोटोसेंसिटिविटी, मतलब अगर अमियोड्रोन खाने के बाद आदमी सनलाइट में एक्सपोज हो जाए तो उसके स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है, रैश हो जाएगी, उसको कहते हैं फोटोसेंसिटिविटी। अब ये जो रैश है ये मोस्टली ब्लू कलर की होती है, ब्लूइश रैश होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कई बार ब्लू मैन सिंड्रोम। तो अमियोड्रोन कैन कॉज ब्लू मैन सिंड्रोम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है अमियोड्रोन। ओके, तो इसके साथ हमारा हो गया क्लास 3 ड्रग्स। अब हम आते हैं क्लास 4 पे। क्लास 4 ड्रग्स, क्लास 4 कौन सी थी? यस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन से कैल्शियम चैनल थे? यस, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। और एल टाइप कैल्शियम चैनल हमने ऑलरेडी पढ़े थे, 3 दवाइयां कौन कौन सी? वेरापामिल, डिल्टियाज़म एंड डिपिन्स, डाईहाइड्रोपिरिडिन्स, जिनका नाम डिपिन में खत्म होता है। 3 तरह के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब क्या आपके याद है कि पहले 2 दैट मीन्स वेरापामिल और डिल्टियाज़म और डिपिन्स में क्या फर्क है? क्या डिफरेंस था? डिपिन्स को क्या बोलते थे? यस, डिपिन्स आर कॉल्ड एज पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। डिपिन्स को हम पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। पेरिफेरल का क्या मतलब है? कि ये हार्ट में नहीं जाते, ये सिर्फ ब्लड वेसल में काम करते हैं, ये हार्ट में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये हार्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते ही नहीं है, हार्ट में काम ही नहीं करते हैं, तो फिर ये अरिथमिया कैसे ठीक करेंगे? अरिथमिया के लिए तो हार्ट में काम चाहिए ना, तो इसलिए हम इनको अरिथमिया में यूज नहीं करते, क्योंकि हार्ट में काम ही नहीं करते। बाकी दोनों को हम अरिथमिया में यूज कर सकते हैं। अब वेरापामिल और डिल्टियाज़म हार्ट में क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, और अगर कैल्शियम चैनल हार्ट में ब्लॉक हुआ तो क्या होगा? हार्ट डिप्रेस हो जाएगा, और अगर हार्ट डिप्रेस हो गया तो कौन सा अरिथमिया में देंगे? टैकीकार्डियाज में। तो वेरापामिल या डिल्टियाज़म को टैकीकार्डियाज में देते हैं, चाहे वो एट्रियल हो चाहे वो वेंट्रिकुलर हो, मतलब एट्रियल टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो किसी भी टैकीकार्डियाज में दे सकते हैं। क्या आपके याद है यही चीज, एग्जैक्ट यही चीज हमने पहले कौन सी दवाई में पढ़ी थी? यस, बीटा ब्लॉकर्स में। तो बीटा ब्लॉकर्स भी टैकीकार्डियाज में दे सकते हैं और वेरापामिल भी टैकीकार्डियाज में दे सकते हैं। सो दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल, चाहे वो दे दो चाहे वो दे दो, बट वेरी इंपॉर्टेंट इंटरचेंजेबल है। चाहे बीटा ब्लॉकर दे दो चाहे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दो, बट दोनों को इकट्ठे कभी नहीं देना। तो वेरापामिल और डिल्टियाज़म शुड नेवर बी कंबाइंड विद बीटा ब्लॉकर्स, कभी नहीं कंबाइन करना। क्यों? अगर हमने कंबाइन कर दिया तो बीटा ब्लॉकर भी हार्ट को डिप्रेस कर रहा है, वेरापामिल भी डिप्रेस कर रहा है, हार्ट तो बेचारा बिल्कुल ही दब जाएगा। तो क्या होगा? सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और साथ में एवी ब्लॉक हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट्स हैं अगर दोनों को इकट्ठा दिया तो, इसलिए दोनों को इकट्ठे कभी नहीं देते, दोनों में से एक दवाई देते हैं कोई भी। ओके, सो दैट इज अबाउट दी बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इंटरेक्शन। Okay? अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेरापामिल जो है इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ पीएसवीटी, पैरोक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लास 4। अब हम आते हैं क्लास 5 पे, मतलब बची खुची दवाइयों पे। क्लास 5 में एक दवाई हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी, उसका नाम था डिजॉक्सिन। कहां यूज करते थे डिजॉक्सिन, याद है? यस, डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन। रिमेंबर हमने बताया था कि एट्रियम 500 पे बीट करता तो करता रहे, कंडक्शन कम करनी है हमें ताकि वेंट्रिकल का रेट ना बढ़े, तो डिजॉक्सिन का वेगस लाइक इफेक्ट था तो कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। बट क्वेश्चन ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर भी है, वेरापामिल भी है, इवन आईब्यूटिलाइड डोफिटिलाइड भी है, तो और दवाइयां हैं हमारे पास और वो डिजॉक्सिन से बहुत ज़्यादा सेफ हैं,
डिजॉक्सिन के तो इतने सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो फिर डिजॉक्सिन क्यों देंगे एट्रियल फिब्रिलेशन में? ऑब्वियसली नहीं देते। बट डिजॉक्सिन कब देंगे? जब एट्रियल फिब्रिलेशन इज एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि ये दोनों पे काम करेगा, सीएचएफ भी ठीक करेगा, एएफ भी ठीक करेगा। तो डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन एएफ विद सीएचएफ। ओके, अब आते हैं दूसरी दवाई, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज। टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल जो है अडल्ट में ड्रग ऑफ चॉइस इज मैग्नीशियम, बट टॉर्सैडेज डी पॉइंटेज चिल्ड्रन में ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल तो आप कैसे याद करोगे कि P फॉर प्रोप्रानोलोल, P फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स। पीडियाट्रिक पेशेंट्स मतलब बच्चों में ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रानोलोल, अडल्ट्स में इट इज मैग्नीशियम। ओके, और तीसरी दवाई है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, और कोलिनर्जिक सिस्टम क्या करता है? वो हार्ट को डिप्रेस करता है। तो एट्रोपिन देने से हार्ट स्टिमुलेट हो जाए। तो एट्रोपिन कब देंगे? जब हार्ट को स्टिमुलेट करना है। तो एट्रोपिन कहां देंगे? ब्रेडिकार्डिया में। हार्ट को स्टिमुलेट करना है या एवी ब्लॉक में। सो एट्रोपिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया और एवी ब्लॉक। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्रेडिकार्डियाज के लिए एट्रोपिन है मेनली, बाकी ज्यादातर दवाइयां हमारे पास टैकीकार्डिया के लिए ही हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एट्रोपिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई जो बच गई लास्ट, वो है एडिनोसिन। एडिनोसिन में क्या खास बातें हैं? नंबर 1, एडिनोसिन इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 10 सेकेंड से भी कम है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग इज एडिनोसिन, हाफ लाइफ इज लेस देन 10 सेकेंड्स। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है कि एडिनोसिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीएसवीटी। पैरोक्सिसमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में ड्रग ऑफ चॉइस है। अब पहला क्वेश्चन, पीएसवीटी क्या होता है? पीएसवीटी क्या है? इट इज अ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकल के ऊपर टैकीकार्डिया है, बट पैरोक्सिसमल का क्या मतलब होता है? पैरोक्सिसमल पैरोक्सिसम का क्या मतलब होता है? जो अटैक्स में आए। जैसे हम कहते हैं पैरोक्सिसम्स ऑफ कफ, मतलब आदमी बैठा है एकदम से खांसना शुरू हो गया। सो पैरोक्सिसम विच कम्स सडनली, विच कम्स इन अटैक्स। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट का हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, एकदम से टैकीकार्डिया हो गया, उसको कहते हैं पीएसवीटी। और जब भी ये पीएसवीटी होता है, ये टैकीकार्डिया होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बहुत डेंजरस होता है। और एडिनोसिन हाईली इफेक्टिव है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब एडिनोसिन को कौन से रूट से देंगे? ऑब्वियसली बात है, इमरजेंसी है तो आईवी रूट से देंगे, एडिनोसिन को आईवी देंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एडिनोसिन को आईवी दिया तो काम करने के लिए तो पहले ये हार्ट में जाएगी तभी तो काम होगा, और हार्ट में जाने के लिए कुछ टाइम तो लेगी, 10-15 सेकंड तो लेगी, पर उतने टाइम में तो जो मेटाबोलाइज हो जाएगी, क्योंकि हाफ लाइफ ही 10 सेकंड से कम। तो फिर आईवी देने का फायदा क्या हुआ? क्या सॉल्यूशन है इसका? तो आईवी तो देंगे, बट इसको उन वेन्स में देंगे जो हार्ट के बिल्कुल पास है, सेंट्रल वेन्स में। तो सेंट्रल वेन में इंजेक्ट करेंगे ताकि हार्ट तक पहुंचने में टाइम ना लगे। तो इट इज गिवन इन सेंट्रल वेन्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम एडिनोसिन दे रहे होते हैं, सेंट्रल वेन में इंजेक्शन लगा के इसको पुश कर देते हैं। जब हम सिरिंज को क्विकली पुश करेंगे तो वो प्रेशर के साथ जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस स्पेशल रूट को बोलते हैं रैपिड इंट्रावेनस पुश। सो एडिनोसिन जो है वो रैपिड इंट्रावेनस पुश से देते हैं सेंट्रल लाइन में। यूजुअली सेंट्रल लाइन पड़ी होती है, सेंट्रल वेन्स में देते हैं रैपिड आईवी पुश के साथ। ये ध्यान रखना, ज्यादातर दवाइयों के केस में हम स्लो देते हैं। प्रिकॉशन क्या रखते हैं? इसको स्लो देना है, इसको स्लो देना है, इसको स्लो देना है। बट एडिनोसिन एक ऐसी दवाई है जिसको फास्ट देना है, क्योंकि स्लो देंगे तो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एडिनोसिन, और उसमें एक ऑप्शन होती है, इट शुड ऑलवेज बी गिवन एज स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ठीक है, स्लो नहीं देना है, फास्ट देना है, रैपिड आईवी पुश। क्लियर? अब लास्टली क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट को पीएसवीटी हुआ, हमने उसको ठीक कर दी और अब हम उसको घर भेज दिया। पीएसवीटी में सिम्टम क्या होंगे? टैकीकार्डिया ही तो है। सिम्टम क्या होंगे? पेशेंट को पाल्पिटेशन होने शुरू हो जाएंगी, दिल की धड़कन महसूस हो जाएगी, एक सडनली एकदम से हालत खराब लगेगी। ठीक है, तो पेशेंट कैन इजीली डायग्नोज, खुद पता लग जाता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पेशेंट को हमने घर भेज दिया। अब इस पेशेंट को घर पे पीएसवीटी हो गया। जब घर पे पीएसवीटी हो गया, रिमेंबर पीएसवीटी इज लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया,
तो घर पे पीएसवीटी को कैसे ठीक करोगे? पेशेंट को घर पे पीएसवीटी हो गया, अब क्या करोगे? ऑप्शन ए, वी विल रीअश्योर दी पेशेंट के अपने आप ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी, हम इमीडिएटली लेके उसको हॉस्पिटल भागेंगे। क्या करेंगे दोनों में से? वेरी गुड, कुछ भी नहीं कर सकते, अश्योर थोड़ी करेंगे, वैसे ही मर जाएगा वो, लाइफ थ्रेटनिंग है। और हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो टाइम लगेगा भाई, इतने में रास्ते में काम हो जाएगा। तो करेंगे क्या? हमें ये अरिदमिया इसी वक्त अपने घर में ही टर्मिनेट करना है। कैसे करोगे घर में टर्मिनेट? हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली कोई सिस्टम है जो हार्ट को डिप्रेस करता हो? है कोई? हाँ, कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। रिमेंबर, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेस करता है। पैरासिम्पैथेटिक कौन सी नर्व होती है हार्ट में? यस, वेगस नर्व होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें फिजियोलॉजिकली वेगस को स्टिमुलेट करना है ताकि हार्ट डिप्रेस हो जाए। तो वेगस को स्टिमुलेट करने का क्या तरीका है? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैरोटिड साइनस मसाज। कैरोटिड साइनस मसाज, जो हमारा कैरोटिड साइनस है, यहां से वेगल निकल रही होती है। तो हम पेशेंट के रिलेटिव को समझा देते हैं कि जब भी ये अरिदमिया हो तो इस जगह पे ऐसे से मसाज करना है, उससे वेगस स्टिमुलेट हो जाएगी और हार्ट डिप्रेस हो जाएगा, अरिदमिया टर्मिनेट हो सकता है। नाउ सपोज जिस पेशेंट के रिलेटिव को हमने समझाया था, उसके बेटे को समझाया था कैरोटिड साइनस मसाज करना है, वो घर पे नहीं है, वो कहीं और गया हुआ है। इसको घर पे पीएसवीटी हो गया, अब क्या करें? और किसी को कैरोटिड साइनस मसाज पता ही नहीं, अब क्या करें? हम कहेंगे वाल्सल्वा मैन्योर। वाल्सल्वा मैन्योर। तो बेसिकली हम कहेंगे उसको अपना नाक बंद कर ले, कान बंद कर ले और मुंह फुलाओ। जोर से मुंह फुलाते हैं तो उससे वेगस स्टिमुलेट हो जाती है, इसको कहते हैं वाल्सल्वा मैन्योर। वाल्सल्वा मैन्योर से वेगस स्टिमुलेट हो जाएगी तो टैकीकार्डिया कंट्रोल हो जाएगी। नाउ सपोज उसका बेटा घर पे नहीं है जिसको कैरोटिड साइनस मसाज करना आता है, वाल्सल्वा मैन्योर उसको करनी नहीं आ रही और उसकी हालत इतनी खराब है वो कर नहीं पा रहा, अब क्या करेंगे? अगर कुछ भी ना हो पाए तो क्या करो? फ्रिज में जाओ, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी लो और उसके मुंह पे मार दो। रिमेंबर, सडन कोल्ड वाटर एक्सपोजर इट स्टिमुलेट दी वेगस। सडन कोल्ड वाटर एक्सपोजर स्टिमुलेट दी वेगस। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि सर्दियों में लोग स्विमिंग पूल में कूद गए तो एकदम से उसकी डेथ हो गई। कैसे हो गई? सडन कोल्ड एक्सपोजर से हार्ट बंद हो गया क्योंकि वेगस स्टिमुलेट हो गई। ठीक है, तो सडन कोल्ड एक्सपोजर कैन टर्मिनेट दिस अरिथमिया। तो ये है हमारे एडिनोसिन का, एडिनोसिन ड्रग ऑफ चॉइस है और ये फिजियोलॉजिकल मेथड है पीएसवीटी को घर पे ठीक करने की। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ाया हमने इस चैप्टर में। चार तरह के मतलब एंटी अरिथमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन में 4 क्लासेस उन्होंने की थी वॉगन विलियम्स ने, 1 2 3 4। बाद में हमने एक 5वीं ऐड कर दी। क्लास 1 कौन सी थी? सोडियम ब्लॉकर। क्लास 2 आर बीटा ब्लॉकर। क्लास 3 आर पोटाशियम ब्लॉकर। क्लास 4 आर कैल्शियम ब्लॉकर और बाकी जितनी भी बच गई वो क्लास 5 है। ठीक है, तो इनमें हमने क्या पढ़ा कि सोडियम ब्लॉकर जो हैं ये फेज 0 की स्लोप कम करेंगे। इसमें जो 1A वाले हैं, जो ए कैटेगरी के लोग हैं, क्वीन और प्रिंस वाले, क्विनिडिन प्रोकेनामाइड, वो क्यूट होते हैं, मतलब क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दवाई इसमें है आपकी क्लास 3 वाली अमियोडेरोन, जो कि लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग है और इसके साइड इफेक्ट्स हैं दी पेरिफेरी ऑफ माय लंग, लिवर एंड कॉर्निया इज फोटोसेंसिटिव, वो आपको याद करना है। और लास्टली हमने एडिनोसिन के बारे में पढ़ा, ड्रग ऑफ चॉइस है पीएसवीटी के लिए और रैपिड आईवी पुश से देते हैं। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। अब जल्दी से हम एमसीक्यूज कर लेते हैं। 65-year-old man comes to OPD with history of fall. He is hypertensive with history of atrial fibrillation and is presently on captopril, atenolol, aspirin, amiodarone। 4 दवाइयां मिल रही हैं। तो क्या आया इस फाइंडिंग के साथ? आया कौन सी दवाई है? क्या है ये फाइंडिंग? इसके फेस पे ब्लू पिगमेंटेशन हो रखी है, ब्लू मैन सिंड्रोम। कौन करता है ब्लू मैन सिंड्रोम? amiodarone। So it is amiodarone induced skin lesion। Okay, which antiarrhythmic drug is contraindicated in interstitial lung disease? मतलब पल्मोनरी डिजीज करती है। कौन सी दवाई पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती है? यस, इट इज amiodarone। amiodarone कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, अब मैच करना है मैकेनिज्म को और ड्रग को। सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है इनमें से? क्लास 1 ड्रग कौन सी है? क्विनिडिन। रिमेंबर, क्विनिडिन ए कैटेगरी की क्वीन। पोटाशियम चैनल ब्लॉकर कौन सा है? क्लास 3 ड्रग, बिंदास ड्रग्स। बिंदास में आई मतलब आई ब्यूटिलाइड। देन बीटा ब्लॉकर तो आसान है, लोल वाला, एस्मोलोल। और सोडियम पोटाशियम पंप इनहिबिटर कौन सा था? डेजॉक्सिन था, ये भी इजी है। सो दैट इज द मैच। ओके, लास्ट क्वेश्चन,
एक इफेक्ट दिखाया हुआ है, कोई एंटीरिथमिक ड्रग देने से एक्शन पोटेंशियल ऐसे चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? फेज 0 की स्लोप कम हो गई, एपीडी बढ़ गया। दैट मींस 1A ड्रग। कौन सी है 1A ड्रग? ए कैटेगरी का कौन था? क्वीन थी, क्विनिडिन। सो क्विनिडिन इज 1A ड्रग। ओके, लिग्नोकेन 1B है, एस्मोलोल क्लास 2 है, बीटा ब्लॉकर है, और टोकेनाइड जो है वो भी 1B है, राजा को टोपी पहनाने वाला, याद है? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। माई टेक होम मैसेज इज आई वॉन्ट गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, हमेशा हमेशा सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।